मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 9वां इकाई, जिसका नाम है आपका उपसस्योजी यौगिक। इससे पहले वाला जो भी क्लास है उसमें हमने नामकरण से रिलेटेड चर्चा किए हैं। आज हम जो है थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। नामकरण से रिलेटेड है बट थोड़ा सा ये अलग है। ये आपका एक समवायता है। इससे पहले हम लोग जो है समवायता पढ़े थे, आपका आयनन समवायता, हाइड्रेट समवायता, बंधनीय समवायता, बहुलीकरण समवायता। तो वो समवायता हम लोग देख चुके थे और उनमें से क्वेश्चन आता भी है कभी कभी। ज़्यादातर तो नामकरण पूछा जाता है, लेकिन उनको भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसी में से आगे ये जो समवायता है हमारा, एक और समवायता जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम समवायता। और शुरू में मैं आपको बताया था, वैसे समवायता जो होता है वो दो प्रकार का होता है, संरचनात्मक समवायता और होता है आपका त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता को दो भागों में क्या करते हैं, यहाँ पर बांटते हैं, जिसमें से यहाँ से पहला भाग दिया गया है आपका, और वो दिया गया है आपका ज्यामितीय समवायता। तो त्रिविम समवायता का पहला भाग क्या है हमारा, ज्यामितीय समवायता है। और ये जो ज्यामितीय समवायता होता है, वैसे अगर हम संकुल की बात करें तो ये जटिल संकुल में पाया जाता है, या ऐसे ये जटिल संकुल में पाया जाता है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहते हैं। तब जा करके ये आपका जो समवायता है वो क्या होता है आपका देखने को मिलता है। तो आप चाहेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ज्यामितीय जो समवायता होता है वो जटिल संकुल में पाया जाता है। और ये तब की स्थिति में शो होता है जब केंद्रीय धातु आयन जो होता है, इस केंद्रीय धातु आयन से अलग अलग प्रकार के क्या होता है आपका लिगेंड, दो प्रकार का लिगेंड क्या होता है आपका जुड़ा रहता है। यदि दोनों प्रकार का जो लिगेंड होता है या दो प्रकार का लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु आयन के एक जो है सीध में जुड़ा रहता है या एक तरफ जुड़ा रहता है, तो उस स्थिति में उसको सिस समवायी कहा जाता है। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो आपका क्या होता है आपका ट्रांस समवायी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ज्यामितीय जो समवायता होता है वो जटिल संकुल में पाया जाता है, जिसमें केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए जो भी क्या होता है जो लिगेंड होता है वो आपका दो प्रकार के जो है लिगेंड इनमें देखने को मिलता है, जिसमें दो आपका दो एक अलग प्रकार के लिगेंड होता है, दो और अलग प्रकार का लिगेंड होता है। और उन दोनों लिगेंडों में से अगर जो समान लिगेंड होता है, अगर वो समान लिगेंड क्या होता है आपका एक साइड में होता है और असमान लिगेंड विपरीत साइड में होता है, तो उस स्थिति में इसको सिस समवायी के नाम से जाना जाता है। और जब हमारा दो समान लिगेंड क्या होता है हमारा 180 की स्थिति में इस प्रकार से होता है, तो उसे हम जो है ट्रांस लिगेंड के नाम से क्या कहते हैं, इसको जानते हैं, ट्रांस लिगेंड कहा जाता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस प्रकार से लिख सकते हैं। और थोड़ा सा फिर क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग समझते हैं भाई। चलिए तो देखते हैं हम लोग पहला क्या देखते हैं हम लोग, ये ज्यामितीय समवायता। तो ज्यामितीय समवायता मितीय समवायता है ना, जटिल या उन जटिल संकुल में पाई जाती है, जिसमें केंद्रीय धातु आयन से दो प्रकार के लिगेंड समूह जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि ज्यामितीय समवायता उन जटिल संकुलों में पाई जाती है जिसमें केंद्रीय धातु आयन से दो प्रकार के लिगेंड समूह क्या होती है आपकी जुड़ी होती हैं। यदि दो समान लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के 190 अंश पर 90 अंश पर जुड़ी रहती है या एक समीपस्थ स्थिति में जुड़ी रहती है। तो यदि दो समान लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के एक तरफ है ना, एक तरफ मतलब कितने अंश में, 90 अंश में जुड़ी रहती हैं, तब वह सिन समवायी
सींस या इसे समकक्ष बोलते हैं, समकक्ष समावयी, समकक्ष समावयवी। और यदि 180 डिग्री में जुड़ी होती हैं, 180 डिग्री में जुड़ी होती हैं तो उसे विपक्ष या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांस समावयी कहते हैं, ट्रांस समावयवी कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो जो ज्यामितीय समवायता होता है वो जटिल संकुल में पाई जाती है, जिसमें केंद्रीय धातु आयन दो अलग अलग प्रकार की लिगेंड से जुड़ी रहती है। यदि दो समान लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के एक तरफ होती है 90 अंश की स्थिति में, तब उसको शीर्ष समवायी, और अगर वो 180 अंश की स्थिति में जुड़ी रहती है ना, जस्ट विपरीत बोल सकते हैं, तो उस स्थिति में वो ट्रांस समवायी के नाम से जानी जाती है। और ये जो हमारा ज्यामितीय समवायता है, क्योंकि इसमें सींस और ट्रांस वर्ड यूज हो रहा है, इस कारण से इसे सींस ट्रांस समवायी के नाम से भी जानी जाती है। इस इस समवायता को इस समवायवता को सींस ट्रांस समवायी के नाम से भी जानी जाती है ना, सींस ट्रांस समवायी भी कही जाती है, को सींस व ट्रांस समवायवी के नाम से भी जानी जाती है, के नाम से भी जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको बताई जा सकती है। और यहाँ पर ये जो ज्यामितीय समवायता है वो उसको समन्वय संख्या के आधार पर, दो आधार पर क्या की जा सकती है, बांट के पढ़ी जा सकती है। एक समन्वय संख्या जिसमें 4 होती है, ऐसे संकुल में एक ऐसे दिखने को मिलती है, और एक दूसरा जिसमें आपका समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, उसमें कैसे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर समन्वय संख्या जो 4 वाले हैं उनका एक उदाहरण आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे PTCl2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं PTCl2, और यहाँ पर कोष्टक में हम लोग कर देते हैं NH3 और ये 2। इस प्रकार से एक संकुल आपका दी गई है, और इस संकुल में ये आपका दिया गया है Ma2X2 प्रकार के संकुल, और यहाँ पर देखो PTCl2 NH3 आपका जो है 2 दिया गया है। और ये कितने समन्वय संख्या वाले हैं, हमारे समन्वय संख्या 4 वाले हैं। कितने वाले, 4 वाले हमारे क्या हैं, संकुल हैं। और इस संकुल में जो है आपका किस प्रकार से ज्यामितीय समवायता दिखती है उसको यहाँ पर बताई जा सकती है। जैसे केंद्रीय परमाणु क्या है भाई, हमारा प्लेटिनम है। यदि इसमें से 2 समान समूह एक तरफ में इस प्रकार से क्या होती है, आपकी पाई जाती है, इस तरफ से क्या होती है, पाई जाती है। देखो 2 समान समूह एक तरफ है, समांतर समूह इस तरफ है, तो इस स्थिति में इसको जो है शीर्ष समवायी के नाम से जानी जाती है, या 90 अंश की स्थिति में होती है तो इसे शीर्ष समवायी कही जाती है। बाकी नाम तो वही होती है, डाई एमीन, डाईक्लोरो है ना, और प्लेटिनम। इस प्रकार से क्या की जा सकती है, इसका नाम लिखी जा सकती है, प्लेटिनम है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा तो आपका प्लेटिनम कही जाती है। क्या कही जाती है भाई इसको, प्लेटिनम। इस प्रकार से क्या की जा सकती है, इसको बताई जा सकती है, आयन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखो कितना है हमारा, ये इस प्रकार से अब लिख सकते हैं PTCl2, ये अमोनिया है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, यदि प्लेटिनम अर्थात एक केंद्रीय धातु आयन है, और इस केंद्रीय धातु आयन से जब 2 समान समूह एक तरफ होती हैं इस प्रकार से, तो वही आपके क्या नाम से जानी जाती है, शीर्ष समवायी के नाम से जानी जाती है। और यही अगर क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, जैसे PT है, यहाँ पर हम Cl करें और यहाँ पर Cl कर दें, इस तरफ क्या कर दें NH3 और इस तरफ क्या कर दें NH3, तो उस स्थिति में से ट्रांस समवायी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो यही हमारी क्या होती है, शीर्ष होती है और ट्रांस होती है। तो इस प्रकार से इसको बताई जा सकती है, और इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है। जब हमारे क्या होती हैं, ये 180 के स्थिति में होती हैं तो उसे हम जो है ट्रांस समवायी के नाम से जानी जाती है, और ये अगर 90 की स्थिति में होती हैं अर्थात इस प्रकार से, तो उसे जो है आप पर
शीर्ष समवायी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से समन्वय संख्या 4 वाले जो भी हमारे यौगिक होती है, जटिल संकुल होती है, उसमें शीर्ष और शांत समवायी को इस प्रकार से दर्शाई जाती है। इसी प्रकार एक 6 समन्वय संख्या वाले हमारे क्या होती है, हमारे संकुल होती हैं। यहीं पर इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल, 6 वाले, यहाँ पर अगर हम संकुल की बात करें तो यहाँ पर भी जो है ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करती है। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारे एक यौगिक दिया है कोबाल्ट, यहाँ पर NH3 और ये दिया है हमारा 6, ये आपका दिया गया है। और 6 की बात करें और इस प्रकार से हम लोग जो है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं और 4 करने के पश्चात इसको Cl2 इस प्रकार से कर देते हैं और ये हमारा एक यौगिक होता है +1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो टोटल 6 समन्वय संख्या है, क्योंकि 4 और 2 6 हमारा दिया गया है। तो बीच में कोबाल्ट करते हैं, इस तरफ Cl कर दें, इस तरफ क्या कर दें NH3 कर दें, इस तरफ क्या कर दें हम लोग NH3 कर दें, इस तरफ क्या कर दें NH3 कर दें, इस तरफ क्या कर दें NH3 कर दें और इस तरफ अगर हम क्या करें Cl करें, तो उस स्थिति में इसका जो नाम होता है वो नाम इस प्रकार से शीर्ष समवायी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। जैसे 1 2 पोजीशन में हो तो ये हमारा शीर्ष समवायी कही जाती है। 1 2 3 4 5 और ये कितनी हो जाती है आपकी 6 हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर 2 समवायी इस प्रकार से कंटिन्यूसली हो, पहला और दूसरा पोजीशन में, तो उस स्थिति में इसे शीर्ष समवायी के नाम से जानी जाती है। बाकी तो नाम जानते ही हो आप, क्या नाम होता है, कैसे नाम होता है। तो ये हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है और इसका नाम क्या हो जाता है आपका टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। उसके बाद क्या है हमारा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो और ये क्या हो जाती है आपकी कोबाल्ट, कोबाल्ट ये तो पढ़ चुके हो। कोबाल्ट 3 आयन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से ये शीर्ष समवायी को क्या कहती है, प्रदर्शित करती है। इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, मतलब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बीच में हम लोग कर देते हैं ये हो गया कोबाल्ट, इस साइड क्या है हमारा NH3 है, जो है इस तरफ क्या है हमारा NH3। तो यहाँ से हम कर सकते हैं CO, इस तरफ क्या कर दिए हमने NH3, इस तरफ भी क्या कर दिए NH3, यहाँ पर भी क्या कर दिए NH3 और इधर भी कर दिए NH3। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से अगर हम Cl कर देते हैं, तो इस स्थिति में अगर आपको स्थिति देखने को मिलती है तो आपका ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये हमारा 6 है। तो ऐसे आपको देखने को मिले अगर, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ट्रांस, है ना, समवायी के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। बाकी नाम तो यही होगा भाई, सेम टू सेम, बस हमको शीर्ष बोलना था और ट्रांस बोलना था। तो इस तरीक़ा से शीर्ष और ट्रांस समवायी को क्या की जा सकती है, आपका समन्वय संख्या 4 वाले में अलग और समन्वय संख्या 6 वाले में अलग क्या की जा सकती है, इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये हो गया आपका जो है शीर्ष और ट्रांस समवायी से रिलेटेड कुछ जानकारी। भाई अगर आ जाता है तो बनाना, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रकाशीय समवायी। प्रकाशीय समवायी रियल में दर्पण प्रतिबिंब होता है हमारा। प्रकाशीय जो समवायी होता है वो दर्पण प्रतिबिंब होता है। जैसे हम अगर क्या करते हैं, दर्पण के सामने अगर खड़ा हो जाते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो थोड़ा सा चेंज दिखता है। जैसे इस तरफ अगर हम पेन को अगर क्या किए हैं, लटकाएं हैं तो इस तरफ दिखता है, या एक तरफ हम अगर कुछ कान में पहने हुए हैं तो वो जस्ट अपोजिट साइड दिखाई देता है। तो रियल में वहीं पर क्या होता है, प्रकाशीय समवायता बनता है। और ये असम्मित जो यौगिक होता है या ऐसे जो है संकुल जिसमें आपका समन्वय संख्या 4 वाले जैसे संकुल है, उनमें आपको देखने को मिलता है। और इसमें कोई भी जो संकुल होता है वो संकुल क्या करता है, उस पर पढ़ने वाले जो प्रकाश होता है, जब मान लो ये हमारा एक क्या है पदार्थ है, इस पर जब क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश पड़ता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है भाई, जो सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। तो जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करता है, किसी संकुल पर क्या करता है, पड़ता है। ये हमारा क्या है, हमारा संकुल है, संकुल है। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी संकुल पर पड़ता है तो संकुल उसको क्या करता है, 2 तरीक़ा से क्या करता है, उस प्रकाश को रोटेट कर देता है। एक होता है हमारा क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, हमारा क्लॉकवाइज हमारा होता है, क्लॉकवाइज, और एक क्या होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इस प्रकार से क्या करता है, उस प्रकार को क्या करता है, प्रकाश को अपने
अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दो तरीक़ा से रोटेट करता है। तो ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकार है, और जब वो किसी संकुल पर क्या करता है, प्रकाश पड़ता है, तो वह संकुल उस प्रकाश को क्लॉकवाइज के हिसाब से या एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से रोटेट कर देता है। यदि वो क्लॉकवाइज के हिसाब से रोटेट करता है तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, रेटोटेरी कहा जाता है, जिसको सामान्य शॉर्ट फॉर्म में डी से शो करते हैं। और यदि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको जो है लियो रोटेटरी बोलते हैं, लियो रोटेटरी बोलते हैं, लियो रोटेटरी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लियो रोटेटरी कहा जाता है, और इसके हम लोग स्मॉल एल से दर्शाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण हमारा क्या होता है, घूर्णक एक होता है हमारा, और इसको बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, है ना, घूर्णक। तो इस प्रकार से दो होता है हमारा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को डी से दर्शाते हैं और इसको एल से दर्शाते हैं। तो इस तरीक़ा से इसमें बता सकते हैं। और यहाँ पर जो भी यौगिक होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई केंद्रीय धातु आयन है, और इस केंद्रीय धातु आयन से 4 समूह आपका क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। मान लो ए है, ये बी है, सी है, और ये क्या है, डी है। और इसके सामने अगर हम क्या करते हैं, कोई दर्पण प्रतिबिंब क्या कर देते हैं, इस प्रकार से दर्पण क्या है, दर्पण ही लगा देते हैं। ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है। अगर दर्पण लगा देते हैं तो ये जस्ट इस तरफ क्या होता है, हमारा दिखाई देता है। तो ए का तो यही दिखेगा, इधर जो है सी का सी दिखेगा, बट ये दोनों चेंज हो जाता है। बी इस साइड दिखाई देता है और सी इस साइड दिखाई देता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, प्रकाशीय समवयी कहलाते हैं, जो दर्पण प्रतिबिंब में एक दूसरे के क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरीक़ा से प्रकाशीय समवयता को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो फिलहाल इसमें इतना ही करते हैं। और भी बहुत सारा इसमें उदाहरण दिया गया है, बट वो उदाहरण करने की कोई मतलब नहीं है। इतना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इतना में आपका समवयता क्या होता है, समाप्त होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उधर की ओर चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है हमारा समन्वय संख्या 4 वाले में तो हम लोग देख लिए भाई, यही वाला जो बताए थे हम लोग अभी जस्ट देखे हैं उसी को। ये हमारा समन्वय संख्या वाले 4 वाले हैं हमारे। ये हमारा एम है, इधर ए, इधर आपका सी, और ये हमारा डी है। तो ये हम लोग जस्ट अभी क्या किए हैं, देखे हैं। तो एम हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, बट इस तरफ क्या हो जाएगा, बी इस टाइप दिखेगा, और जो है डी इस टाइप देखेगा। तो ये हम लोग कर लिए, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं बर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, थ्योरी है, थ्योरी भाई, सिद्धांत ही बोल रहा है तो थ्योरी तो होगा ही ना। तो क्या है हमारा, वर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत। एक ही क्वेश्चन कर देता है कभी कभी। तो बर्नर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1898 में सबसे पहले जो उपसंयोजी बंध था उस बंध को समझाने के लिए अपना क्या दिया, सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, जो है बर्नर का उपसंयोजी यौगिक का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। किसको समझाने के लिए सिद्धांत दिया गया भाई, तो केंद्रीय धातु आयन और जो लिगेंड होता है, इन दोनों के बीच में जो क्या होता है हमारा उपसंयोजी बंध पाया जाता है। इस उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए जो है ये जो सिद्धांत है वो दिया गया कि ये रियल में इसमें क्या है, कैसा है। तो इनको समझाने के लिए सिद्धांत दिया गया। तो लिख सकते हैं बर्नर द्वारा, है ना, वर्नर द्वारा कितना में भाई, वर्नर द्वारा 1898 में, है ना, उपसंयोजी यौगिक, है ना, संकुल में उपस्थित बर्नर द्वारा 1898 में उपसंयोजी बंध को है ना समझाने के लिए, बंध को बताने के लिए, बंध को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया गया, एक सिद्धांत दिया गया, उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए सिद्धांत दिया गया, जिसे वर्नर का उपसंयोजी
यौगिक का सिद्धांत कहते हैं, यौगिक का सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बर्नर नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने जो है उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए क्या दिया, सिद्धांत दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं। इस सिद्धांत के या इस सिद्धांत के अग्रलिखित बातें या बिंदु निम्न हैं। तो इस सिद्धांत के अग्रबिंदु निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं हमको देखना है। तो पहला तो ये दिया गया है कि जो भी उपसंयोजी यौगिक होता है, उस उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो दो प्रकार के संयोजकता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहला उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन दो प्रकार के संयोजकता प्रदर्शित करता है, दो प्रकार के संयोजकता दर्शाता है, संयोजकता दर्शाता है। तो पहला इन्होंने अपने सिद्धांत में बोला कि जो हमारा उपसंयोजी यौगिक होता है, उस उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन होता है, ये केंद्रीय धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है। पहला एक होता है हमारा प्राथमिक संयोजकता, ये होता है हमारा, जिसे आयनिक संयोजकता के भी नाम से जानते हैं। आयनिक क्या बोलते हैं, संयोजकता भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक संयोजकता, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपका अनायनित संयोजकता बोल सकते हैं, अनायनित संयोजकता मत ये इस प्रकार से। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बोल दिए कि उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो दो प्रकार के क्या करता है, संयोजकता को दर्शाता है। पहला हमारा होता है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा होता है हमारा द्वितीयक संयोजकता। पहले किसको देखते हैं भाई, प्राथमिक संयोजकता को। तो जो प्राथमिक संयोजकता होता है, तो केंद्रीय धातु आयन का जो प्राथमिक संयोजकता होता है वह उसके ऑक्सीकरण संख्या के क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन के प्राथमिक संयोजकता उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। यह प्राथमिक संयोजकता संख्या बराबर होता है और यह अदिशात्मक और आयनित प्रकृति का होता है, आयनित प्रकृति का होता है। तो हमारा जो प्राथमिक संयोजकता होता है, ये प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है और यह अदिशात्मक प्रकृति का होता है और आयनिक प्रकृति का होता है और हमेशा ऋण आयन से ही संतुष्ट होता है और हमेशा ऋण आयन से ही संतुष्ट होता है, से ही क्या होता है भाई, संतुष्ट होता है। तो इस तरीक़ा से पहला पॉइंट जो है हमारा प्राथमिक संयोजकता में बताया जा सकता है कि केंद्रीय धातु आयन की जो प्राथमिक संयोजकता होता है वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होता है, हमारा बराबर होता है और यह
दिशात्मक और आयनिक प्रकृति का होता है और हमेशा ऋण आयन से ही संतुष्ट होता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करें, उदाहरण रखें, तो यहाँ पर उदाहरण में क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। कैसा, तो यहाँ पर दिया है हमारा CO, कोष्टक में दिया है आपका NH3 और 6 दिया गया है, और इधर क्या है हमारा Cl3 है। तो ये हमारा ये जो Cl3 होता है रियल में उसके ऑक्सीडेशन को शो करता है, क्योंकि ये जब निकल जाएगा तो इसमें 3+ चार्ज आता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट की है ना प्राथमिक संयोजकता 3 है। प्राथमिक संयोजकता 3 होती है, यह 3 होती है। तो यहाँ पर 3 है, तो ये संकुल बाहर में जो भी हमारे आयन रहता है रियल में वही उनकी क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है। जैसे यहाँ पर Cl3 है तो -Cl3 निकलेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, +3Cl बनाएगा, और वही इनके ऑक्सीडेशन है, और यही उनकी क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता को शो करती है। और इस प्रकार से ये +3 के आधार पर बताई जा सकती है कि वो 3 आयनिक बंध क्या कर सकती है, निर्मित कर सकती है। तो इस तरीक़ा से प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आपकी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर के पास। सेकेंड नंबर क्या है भाई हमारा, द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। तो द्वितीयक संयोजकता हमारा क्या होता है भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता, केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता उसके उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। पहले वाला ऑक्सीकरण संख्या के बराबर था, ये उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। और यह दिशात्मक और यह क्या होती है, दिशात्मक तथा अनायनिक प्रकृति की होती है। अनायनित प्रकृति की होती हैं, अनायनिक प्रकृति की होती हैं। और यह धनात्मक ऋणात्मक है ना, किसी से भी संतुष्ट हो सकती है। और यह धनात्मक ऋणात्मक किसी से भी संतुष्ट हो जाती हैं, हो जाती हैं। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, इसको समझाई जा सकती हैं कि केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है, दिशात्मक होती है, अनायनिक प्रकृति की होती है, और यह धनात्मक ऋणात्मक किसी से भी संतुष्ट हो जाती। उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उदाहरण भी क्या किया जा सकती है भाई, रखी जा सकती है। कौन सा उदाहरण, पहले वाला उदाहरण को क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। ये हमारा हो जाता है CO, कोष्टक में क्या हो जाता है NH3, और यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 6 कर देते हैं और ये Cl3 कर देते हैं। तो इसमें उपसंयोजन संख्या देखो 6 है, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन 6 लिगेंड से घिरा है, वही उसका संख्या है। तो इसमें द्वितीयक संयोजकता कितना है हमारा, द्वितीयक संयोजकता की संख्या 6 है। संख्या कितना है हमारा, 6 हो, कितना है हमारा, 6 है, 6 होती है। तो इस प्रकार से इसको बताई जा सकती है भाई। तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि बर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो बोल सकते हैं बर्नर ही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1898 में सबसे पहले उपसंयोजी बंध को समझाने के लिए सिद्धांत दिया, जिसे बर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें हैं। पहला बात तो ये है कि उपसंयोजी यौगिक जो होता है उसमें जो केंद्रीय धातु आयन होता है, ये केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता को दर्शाता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक जो संयोजकता होता है ये केंद्रीय धातु आयन की
ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता उसके ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, और ये जो हमारा प्राथमिक संयोजकता होता है वह दिशात्मक होता है और आयनित होता है, मतलब आसानी से जो है टूट जाता है और हमेशा ऋण आयन से ही संतुष्ट होता है। जैसे यहाँ पर हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड दिया गया है, तो ये हमारा जो है क्लोरीन जब हटता है तो 3+ चार्ज आता है, और यही 3+ चार्ज प्राथमिक संयोजकता को शो करता है, और जो किसी अन्य के साथ 3 प्रकार का आयनिक बंध या 3 आयनिक बंध बना सकता है। द्वितीयक संयोजकता की बात करें तो केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता होता है वो उपसंयोजन संख्या, ये हमारा उपसंयोजन संख्या है 6, उसके बराबर होता है। ये हमारा दिशात्मक प्रकृति का होता है, अनायनिक प्रकृति का होता है ना, और ये धन आयन ऋण आयन किसी से भी संतुष्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो है हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड में 6 आपका एमीन कोबाल्ट को घेर के रखा है, जो कि उनकी समन्वय संख्या होता है। तो ये आपका क्या होता है, इस तरीक़ा से आपका जो है इनमें जो है संयोजकता द्वितीयक संयोजकता 6 होता है। उपसंयोजन संख्या क्या होता है, उपसंयोजन संख्या, एक क्वेश्चन आता है उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। तो उपसंयोजन संख्या क्या है भाई हमारा, उपसंयोजन संख्या मतलब बोल सकते हैं केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, एक प्रकार के लिगेंडों की संख्या, या ये बोल सकते हैं केंद्रीय धातु आयन से जितने लिगेंड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं या लिगेंड उसके साथ अटैच में रहते हैं, वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे ये 6 है तो इसकी उपसंयोजन संख्या 6 है, और अगर 4 होगी तो उपसंयोजन संख्या 4 हो जाएगी। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, फिलहाल 1 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा यहाँ पर आपके दिया है ऋणात्मक लिगेंड की द्वैती प्रकृति। तो जो ऋणात्मक लिगेंड होती है वो दोनों प्रकार की क्या होती है हमारी, बोल सकते हैं संयोजकता को संतुष्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऋणात्मक लिगेंड दोनों प्रकार की संयोजकता, दोनों प्रकार की संयोजकता कौन कौन से हमारा संयोजकता, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को संतुष्ट कर सकती है। तो यहाँ पर बस इतना ही लिखना है कि हमारा जो क्या होता है ऋणात्मक लिगेंड होती है 2 प्रकृति होती है, और वो प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट कर सकती हैं और द्वितीयक संयोजकता को भी क्या कर सकती हैं, संतुष्ट कर सकती हैं। तो ये हमारा उसका दूसरा पॉइंट सिद्धांत में लिखी जाती है। तीसरा होती है हमारी जटिल लवण की ज्यामिति। जटिल लवण की ज्यामिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि हमारी जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो द्वितीयक संयोजकता की क्या होती है, आपकी दिशात्मक प्रकृति की होती है, इसलिए संकुल की ज्यामिति का निर्धारण किसके द्वारा होती है, हमारी द्वितीयक संयोजकता के द्वारा होती है। और ये जो द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक प्रकृति का है इसलिए वो संकुल का क्या करती है, निर्धारण करती है। और यहाँ पर उपसंयोजन संख्या 4 वाले की ज्यामिति अलग और उपसंयोजन संख्या 6 वाले की ज्यामिति अलग होती है। यहाँ पर जिसकी उपसंयोजन संख्या 6 होती है उनकी ज्यामिति जो है होती है वो अष्टफल की होती है, और जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है या तो वो वर्ग समतली होती है, वर्ग समतली स्थिति को शो करती है, या तो वो जो है हमारा चतुष्फल की स्थिति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और ये सारे निर्धारण आपके द्वितीयक संयोजकता के द्वारा क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो इसको यहाँ पर क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है कि संकुल की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता, संकुल की ज्यामिति द्वितीयक संयोजकता के द्वारा निर्धारित की जाती है, या बोल सकते हैं द्वितीयक संयोजकता, केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता, केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता। तो केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता है ना, दिशात्मक प्रकृति की होती है, दिशात्मक प्रकृति की होती है,
प्रकृति की होती हैं, दिशात्मक प्रकृति की होती हैं। इस कारण यह संकुल की ज्यामिति को निर्धारित करती हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन के जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो दिशात्मक प्रकृति की होती हैं। इस कारण यह संकुल की ज्यामिति को निर्धारित करती हैं, है ना। समन्वय संख्या 6 वाले संकुल की ज्यामिति अष्टफल की होती है। ज्यामिति अष्टफल की होती है और समन्वय संख्या 4 वाले की ज्यामिति वर्ग समतली या चतुष्फल की होती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि जटिल लवण की जो भी ज्यामिति निर्धारित होती है वो द्वितीयक संयोजकता से होती है। वजह ये है कि द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, आपकी दिशात्मक प्रकृति की होती है। इस कारण से वो ज्यामिति का निर्धारण करती है। 6 वाले संकुल की ज्यामिति अष्टफल की होती है, जबकि हमारी समन्वय संख्या 4 वाले की ज्यामिति या तो वर्ग समतली हो सकती है या तो चतुष्फल की हो सकती है। वो हम लोग आगे देखने वाले कि इस प्रकार से होती है। तो इस तरीक़े से 4-5 पॉइंट क्या की जा सकती है, इसकी लिखी जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा 5वां नंबर का, और ये 5वां नंबर का ये है कि प्राथमिक संयोजकता को सामान्यतः इस प्रकार से डॉट डॉट रेखा से क्या की जा सकती है, दर्शाई जाती है, और जो द्वितीयक संयोजकता होता है उसको ठोस लाइन से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से लगभग 5 जो पॉइंट है वो आपके बर्नर के उपसंयोजी यौगिक का जो बंध सिद्धांत होती है उसके अंतर्गत रखी जाती है। और 3 नंबर में क्वेश्चन क्या की जाती है, आपको पूछी जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है आपको, है ना, पूछी जा सकती है। और इनके लास्ट में कुछ यौगिक का जो फार्मूला होती है उसको भी क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तो कुछ यौगिक का उदाहरण यहाँ पर बताई जा सकती है। जैसे एक दिया है CO और यहाँ पर दिया है आपका NH3 और ये 6 दिया है और ये हमारा Cl3 दिया है। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, अमोनिया जो है 6 वाला, ये आपका द्वितीयक संयोजकता है और ये आपका प्राथमिक संयोजकता है। तो द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक प्रकृति की होती है, तो ये क्या हो जाती है CO इधर है ना, आपका इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा आपका NH3, यहाँ से हो जाएगा NH3 और यहाँ से हो जाएगा NH3, यहाँ से हो जाएगा NH3। और एक हमारा क्या होती है यहाँ पर ऊपर और नीचे होती है, तो ये हो जाती है आपकी NH3 और ये हो जाती है NH3। ये द्वितीयक संयोजकता है जो निश्चित हमारी ज्यामिति में होती है। लेकिन अगर हम बात करें ये प्राथमिक संयोजकता, इसकी कोई ज्यामिति नहीं होती है, इसलिए इसको डॉट 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 लाइन से दर्शाई जाती है। इधर कहीं भी कर जा सकती है। तो Cl और ये हमारी Cl, इस प्रकार से इसकी एक संकुल बनती है। इसी को अगर हम दूसरे तरीक़ा से देखें तो दूसरे तरीक़ा से इस प्रकार से बनेगी हमारा, ये हो जाती है CO और ये हमारी क्या है, हमारा इधर यहाँ से तो ये हमारी होती है NH3, ये होती है NH3, ये होती है आपकी NH3, ये होती है NH3 और इधर से ये क्या होती है हमारी NH3, ये होती है NH3 और सब जो है इसको इलेक्ट्रॉन क्या करती है, पेयर डोनेट करती हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या की जा सकती है, आपका दर्शाई जा सकती है। और ये पूरे हमारी क्या हो जाती है, कोष्टक में कौन सा चार्ज है, 3+ चार्ज है
और यहाँ पर 3Cl जो कि माइनस चार्ज को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से यौगिकों को क्या की जा सकती है भाई, दर्शाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका बर्नर का उपसंयोजी बंध सिद्धांत। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो यहीं पर क्या की जाती है, आपकी समाप्त की जाती है। आने वाला जो क्लास है उसमें बाकी का जो है टॉपिक जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये क्लास आज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं भाई।